हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका गति चल रहा था। इसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको बता दें कि हमने ये क्वेश्चन आपका जो दूरी विस्थापन से संबंधित है, इसको हमने जब दूरी विस्थापन का टॉपिक कवर किया था तो उसी के साथ इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है, जोसेफ 2 मिनट 30 सेकेंड में 300 मीटर की सीधी सड़क पर बिंदु ए से बी तक जाता है। ठीक है, जोसेफ एक व्यक्ति है जो कि 2 मिनट 30 सेकंड में 300 मीटर सीधी सड़क है जो कि ए से बी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिगर भी बना रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे ए से बी तक जाने में जो कि 300 मीटर की दूरी है, जोसेफ यहाँ पे जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, तथा वापस मुड़ता है और 100 मीटर दूर बिंदु सी पर 1 मिनट में पहुँचता है। और यानी वहाँ पर बी पर जाने के बाद फिर वह वापस इधर आता है और 100 मीटर, देख लीजिए यहाँ पे ये वापस आने का है। तो इसमें 100 मीटर वापस आता है, 1 मिनट में वापस आकर वो सी पर पहुंच जाता है। तो जोसेफ की चाल बताना है और क्या बताना है, इसका वेग बताना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें बताना है, उसकी औसत चाल और औसत वेग बताना है। तो आप सभी को हम बता दें कि जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, जब तक हमें औसत चाल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जो हमारा औसत चाल होती है वो आपका होता है कुल दूरी होती है और बटे हमारा होता है कुल समय होता है। तो जब तक हमें औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी और हमें कुल समय पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुल दूरी की बात करते हैं। सबसे पहले वो ए से बी तक गया था, तो ए से बी तक गया था। तो ए से बी तक की जो दूरी है, यहाँ पे हम बात करें ए से बी की दूरी बात करें तो वो 300 मीटर गया था। कितना गया था? 300 मीटर गया था। फिर बात करें कि वो बी से सी वापस भी आया था, तो बी से सी वापस कितना आया था? तो वो बी से सी की दूरी की बात कर ले अगर हम, तो वो बी से सी जो वापस आया था वो 100 मीटर आया था। तो टोटल देखा जाए तो वो ए से बी 300 गया और बी से सी 100 वापस आया। तो इस प्रकार से अगर उसकी कुल दूरी की बात करी जाए तो वो कुल दूरी टोटल वो 400 मीटर चल के आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अगर कुल दूरी की बात करेंगे तो 400 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुल समय की। तो 2 मिनट 30 सेकंड में 300 मीटर की सीधी दूरी पर ए से बी जाता है। तो वो जब ए से बी गया था वो 2 मिनट 30 सेकंड में गया था। तो हम बात करते हैं कि ए से बी तक की अगर हम समय की बात करें, इसे हम T1 मान लेते हैं, तो वो गया था 2 मिनट 30 सेकंड। कितना गया था? 2 मिनट 30 सेकंड गया था। ठीक है, अगर इसको हम चेंज करें तो 2 मिनट को हम चेंज करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 सेकंड आ जाएगी और प्लस हमारे कितने हैं? 30 सेकंड है, तो ये हमारा टोटल सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट को हमने क्या कर दिया? 60 से लिख दिया, क्योंकि मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो आएगा 120 और ये हमारा कितना आएगा? 30 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये 150 सेकंड आ जाएंगे इसके ए से बी तक जाने में। ठीक है, इसके बाद फिर बोला गया है कि फिर वो वापस मुड़ता है और 100 मीटर की दूरी बिंदु सी पर 1 मिनट में पहुंचता है। यानी वापस जब आता है तो उसे 1 मिनट का समय लगता है। हम कुल समय निकाल रहे हैं और कुल दूरी, हमने कुल दूरी निकाली, अब कुल समय निकाल रहे हैं। तो ए से बी तक जाने में आपको बताया था कि 2 मिनट 30 सेकंड लगे थे, जिसको हमने कन्वर्ट किया तो वो 150 सेकंड है। अब वो वापस बी से सी तक आया था तो उसमें 1 मिनट लगा है। तो 1 मिनट का मतलब अगर हम बी से सी तक का अगर हम समय देखें कि हम T2 मान लें तो उसे 1 मिनट लगा है। ठीक है, कितना लगा है? 1 मिनट लगा है। अगर 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो वो 60 सेकंड आएंगे। तो हम यहाँ पे अगर कुल समय की बात करें, अब हम यहाँ पे कुल समय की बात कर लें तो हमारा जो कुल समय आएगा वो आ जाएगा वो 150 हमारा जो कि जाने में लगा था ए से बी, और वापस आने में यानी बी से सी आने में ये 60 लगा था। तो जो हमारा कुल समय आएगा निकल के वो 210 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो हमारा कुल समय कितना आ जाएगा? 210 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम औसत चाल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुल दूरी रखेंगे। तो कुल दूरी हमारी कितनी थी? 400 मीटर थी। तो हमने यहाँ पे कुल दूरी में 400 मीटर रखा और कुल हमारा समय कितना था? 210 मीटर था। तो हम यहाँ पे 210 रखेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये 40 बटे हमारा 21 आएगा। 21 को अगर हम 40 से डिवाइड कर ले तो हमारा 1 ही बार जाएगा, 21 से कम 21 आएगा, 19 बचेगा। 0 बढ़ा लेंगे तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा लगभग 8 या 9 बार जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 9 बार जाता है कि नहीं जाता है। तो हमारा देख लेते हैं, 9 1 9 आएगा, 9 दूनी 18, तो ये हमारा 9 बार चला जाएगा। तो हमारा जो औसत चाल आएगी वो लगभग 1.9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हमारी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया था एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने आपको बताया था कि कुल दूरी निकालनी होती है कुल समय। तो कुल दूरी वो ए से बी 300 गया और बी से सी वापस 100 आया, तो टोटल दूरी हमारी 400 होगी। ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड लगे थे और बी से सी वापस आने में 1 मिनट लगा था। तो 2 मिनट को हमने सेकंड में बदला तो 60 × 2 किया तो 120 हमारा आया था।
और ये 30 जोड़ा था तो हमारा 150 आया था। और वापस आने में 1 मिनट लगा था, तो 1 मिनट को हमने 60 से किया तो ये हमारा 60 आया। तो टोटल जोड़ा तो हमारा 210 सेकंड आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुल दूरी रखी, कुल समय रखा, तो हमारा आंसर औसत चाल आ चुका है। अब हम बात करेंगे औसत वेग कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम औसत वेग की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, औसत वेग जो हम औसत चाल और औसत वेग जो हम निकाल रहे हैं वो हम ए से सी तक के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको ये भी रखना है कि हम ए से सी तक के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम ए से बी के लिए निकालेंगे तो हमारी दूरी ए से बी तक की 300 लेंगे और ए से बी के लिए हम समय लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ए से सी तक निकाल रहे हैं। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। तो हमें कुल विस्थापन पता होना चाहिए और कुल समय। तो हमने कुल समय तो निकाला हुआ था, आपको पता है कि कुल समय जो कि हमारा टी आया था वो आपको पता था कि 210 सेकंड हमारा कुल समय आया हुआ था। अब बात करनी है सिर्फ कुल विस्थापन की बात करनी है। तो कुल विस्थापन हमारा होता है अंतिम बिंदु और पहले बिंदु के बीच की दूरी, कम से कम दूरी। तो हमारा पहला बिंदु जो था वो ए था, ए से हम पहले बी गए थे और बी से हम वापस सी आए थे। तो हमारा पहला बिंदु ए था और अंतिम बिंदु हमारा कौन सा बना जाके सी। तो ए से सी के बीच की दूरी देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए ए से बी तक की जो दूरी वो है वो आपकी 300 है। उसमें से क्या करेंगे, अगर हम बी से सी वाली ये 100 माइनस कर देंगे तो ये हमारी ए सी आ जाएगी। तो हमें अगर ए से सी तक की क्या चाहिए, दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी से क्या करेंगे, हम बी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, कुल दूरी से क्या करेंगे, ये 100 माइनस कर देंगे तो हमारी ए से सी तक की आ जाएगी। यही हमारा पहला बिंदु और यही हमारा अंतिम है। तो यही हमारा विस्थापन होता है, जो पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पे ए बी जो हमारा है वो 300 है और जो बी सी हमारा है वो 100 है। तो हम 300 से 100 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे निकल के दूरी का, तो ये 200 मीटर हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी अब हमें पता हो चुकी है, यानी दूरी का मतलब क्या कर सकते हैं, हमारा ये विस्थापन ही कहेंगे हम। तो विस्थापन हमारा क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। ठीक है, और हमारा समय पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर हम क्या करें, कुल विस्थापन हम कितना रखें, 200 रखें और समय हम कितना रखते हैं, 210 रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा तो हमारा 20/21 आएगा। अगर हम 21 से 20 को भाग कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 बढ़ा के 0 पॉइंट लिख लेंगे तो ये लगभग हमारा 9 बार जाएगा और 189 आएगा। तो घटाएंगे ये हमारा 11 आएगा और 0 बढ़ा लेंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो 0.95 मीटर पर सेकंड हमारा औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 आंसर पूछे गए थे। हमने आपको ए से सी के लिए बताया, आप एक ए से बी के लिए खुद कर सकते हैं। ए से बी के लिए आपको क्या करना है, 300 दूरी लेना है और आपकी क्या करना है, समय तो आपका क्या होगा, ए से सी तक जाने में कितना समय लगा था, ए से बी तक जाने में 2 मिनट 30 सेकंड लगा था। तो आपको खुद रख के कर सकते हैं। तो हमने आपको ए से सी तक बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा रहा है कि अब्दुल विद्यालय की तरफ जाते हुए यात्रा के दौरान औसत चाल की गणना 20 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। ठीक है, वो क्या करता है, विद्यालय की तरफ जाते हुए यात्रा के दौरान औसत चाल की गणना करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी औसत चाल जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस लौटते हुए यातायात कम होने के कारण चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। तो पूछा गया अब्दुल की यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, यानी जाने के समय उसकी जो चाल थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वापस आने के समय जो उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो अब्दुल की औसत चाल निकालना है। तो हमने आपको पहले बता रखा था कि औसत चाल अगर आपको निकालना है तो आपको कुल दूरी और कुल विस्थापन आपको पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो अब्दुल का यहाँ पे जो घर है, ये मान लेते हैं इसका घर है और ये यहाँ पर क्या करता है, अपने विद्यालय जाता है। तो हम मान लेते हैं ये इसका विद्यालय है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं क्योंकि हमें कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए, तब जाके हम इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के समय इसकी यहाँ पे देखिए ये चाल दी गई थी। जाने के समय इसकी जो चाल थी इसको हम S1 नाम दे देते हैं। तो S1 बराबर दिया गया था इसका 20 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये जाने के समय था। अब मान लेते हैं इसका जो घर से विद्यालय है वो हम दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है। ठीक है, ये जाने के समय हो गया। अब यहाँ पे ये पहुँचने के बाद यहाँ से वापस आता है, तो वापस आने के समय इसकी जो चाल होगी वो हम मान लेते हैं, इसे S2 मान लेते हैं। और ये आपकी चाल दी हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, ये चाल हो गई हमारे जाने के समय। और मान लेते हैं जो जाने का समय है वो T1 है। कितना है, जाने का जो समय है वो T1 है। अब वापस आने की चाल कितनी, T2 है और हम समय मान लेते हैं कितना है, T2 है। ठीक है, चाल आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपका कितना है, T2 है।
ठीक है। अब हम x दूरी जाते हैं और x दूरी वापस आते हैं, तो हम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी कुल दूरी कितनी होगी, तो आप पाएंगे कि कुल दूरी जो हमारी होगी वो x जाने की होगी, x वापस आने की होगी, तो हमारी x प्लस x इस प्रकार से हमारी जो कुल दूरी आएगी वो 2x आ जाएगी। तो हमने दूरी तो निकाल ली है, अब हमें क्या करना होगा, कुल समय निकालना होगा। तो कैसे समय निकालेंगे, हम जाने का समय निकाल लें और वापस आने का समय निकाल लें, और इन दोनों समय को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कुल समय आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे तो हमारी औसत चाल आ जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, जाने का समय यानी t1 निकाल लेना है, वापस आने का समय यानी t2 निकाल लेना है, और इन दोनों को जोड़ देना है तो हमारा कुल समय आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाने का समय यानी t1, तो समय बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। तो हमारा जाने की जो दूरी कितनी है आपको यहाँ पे लिख देते हैं, समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूरी हमारी है वो x है, चाल जो हमारी कितनी है वो x1 है, क्योंकि हमने चाल कितनी ली है, x1 ली है। तो यहाँ पे हम t1 बराबर निकालेंगे तो दूरी तो हमारी x ही रहेगी और चाल हमारी कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो गया जाने वाला समय। अब वापस आने का समय निकालें, तो वापस आने का समय हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप देखिए वहाँ पर हम t2 निकालें, तो t2 कैसे निकलेगा, कुल दूरी, तो हमारी कुल दूरी वही रहेगी क्योंकि विद्यालय से हम जब वापस आएंगे तो दूरी हमारी x ही रहेगी, परंतु चाल हमारी कितनी हो जाएगी, चाल हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे जाने का समय हमारा x/20 आया है, वापस आने का समय हमारा x/30 आया है। तो अब हम कुल समय निकालें, कितना निकालें हम, यहाँ पे अगर हम कुल समय निकालें जिसे हम मान लेते हैं कुल समय हमारा कितना है, t है। ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, हम t1 से अगर हम t2 जोड़ दें तो हमारा कुल समय आ जाएगा। ठीक है। क्या किया हमने, आप लोग फिर से सुन लीजिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब बिल्कुल होने वाला है। हमने क्या किया था कि जाने की चाल दी गई थी तो हमने लिख लिया था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, से x1 मान लिया, और जाने में जो समय लगता है उसे हमने t1 माना, और मान लेते हैं जो दूरी थी x माना। फिर वापस आने में जो चाल थी उसे 30 किलोमीटर घंटा दी थी जो कि x2 मान लिया, और वापस आने में जो समय लगा था उसे हमने t2 मान लिया। ठीक है। वो दूरी वही रहेगी हमारी। तो कुल दूरी कैसे निकाली, जाने की x दूरी, वापस आने की x दूरी, तो 2x हो जाएगा। अब हमने जाने का समय निकाला जो कि हमारा t1 बराबर दूरी बटे चाल से निकाला, वापस आने का समय जो कि हमने दूरी बटे चाल से निकाला, तो x/30 आया। अब हम कुल समय निकालने जा रहे हैं क्योंकि हमें औसत चाल निकाला, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पे हमें कुल समय निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम t1 की वैल्यू रखेंगे x/20 रखेंगे, और t2 की वैल्यू रखेंगे x/ कितना रखेंगे, हम 30 रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, तो x/20 और x/30 का हम यहाँ पे 20 और 30 का जो एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो एलसीएम लेना आप को आता होगा, तो यहाँ पे 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर वाले से गुणा कराएंगे तो ये हमारा 3x आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 30 का 20 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2x आएगा। तो ये हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो 5x बटे कितना आएगा, 60 आएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 1 5 आएगा, और ये 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से जो हमारा समय निकल के आएगा वो x/12 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, जो हमारा समय आएगा t बराबर वो आएगा x/12 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा समय भी आ चुका है कुल, और कुल दूरी भी पता है, तो हम आराम से अब हम अपना कुल औसत चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम औसत चाल निकालेंगे अब, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था औसत चाल का, औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी हमारी कितनी है, 2x है, और कुल समय हमारा कितना था, x/12। तो ये हमारा x/12 हो जाएगा। तो ये x कट जाएगा और ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी औसत चाल आएगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं यहाँ पे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक मोटर यान किसी नदी में विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए 8 सेकंड के लिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान दर का मतलब त्वरण होता है, इससे सीधी रेखा में गति करता है। तो मोटर यान इस समय के दौरान कितनी दूरी तय करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गति की समीकरण से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि एक मोटर यान किसी नदी में विरामावस्था से प्रारंभ। तो जब भी आपका विरामावस्था लिखा हो तो आपको क्या करना होगा, वो आपकी पहली गति होती है यानी प्रारंभिक गति होती है। तो विरामावस्था का मतलब आपकी प्रारंभिक गति जो होगी वो आपकी शून्य होगी। ठीक है। विरामावस्था का मतलब ये होता है कि जो गति की अवस्था है वो रुकी हुई है, तो आपका जो वेग होगा वो शून्य होगा, और वो वेग जो आपका होगा वो प्रारंभिक वेग यानी u होगा। तो आपको याद रखना है u को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, यानी ये स्टार्टिंग का हमारा क्या होगा, वेग होगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग। फिर बोला गया 8 सेकंड, तो ये हमारा समय दिया गया यानी t बराबर दिया गया है 8 सेकंड हमारा ये
समय दिया गया है। फिर के लिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान दर का मतलब त्वरण होता है, तो त्वरण को हम ऐसे लिखते हैं, जो कि हमने लेक्चर में बता रखा था, वीडियो लेक्चर में। तो ये हमारा दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा त्वरण दिया हुआ है। सीधी रेखा में गति करता है तो मोटर यान इस समय के दौरान कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी का मतलब हमें यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। तो गति की समीकरण, ऐसी गति की समीकरण लगाना है जिसमें हमारा एक्स आता हो। तो जो हमारा गति का समीकरण है वो हमारी गति की तीसरी समीकरण आप देख सकते हैं, या दूसरी समीकरण कहते हैं उसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी गति की दूसरी समीकरण होती। इस गति की समीकरण से यहाँ पे हम s यानी जो हमारी ये दूरी है इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रारंभिक वेग दिया था, जो कि 0 दिया था, यहाँ पे हम u की वैल्यू 0 रखेंगे और t की वैल्यू हम यहाँ पे 8 रखेंगे, प्लस लगा के यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे और t का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 का हम स्क्वायर करेंगे। तो ये तो हमारा गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 आएगा, 3 आएगा और 8 का स्क्वायर जो करेंगे तो हमारा 64 आएगा। फिर 2 से 64 को काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 आएगा, तो बचा हुआ हमारा 3 गुणे 32। तो इनको हम गुणा कराएंगे तो हमारा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये हमारे जो आंसर आएगा दूरी का वो 96 मीटर दूरी हमारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं यहाँ पे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान एक कार का चालक ब्रेक लगाता है, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और वो ब्रेक लगाता है तथा विपरीत दिशा में एक समान रूप से त्वरित करता है। तो कार 5 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है, यानी 5 सेकंड बाद वो क्या होगी, विरामावस्था में आ जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहली चाल दी गई है उसे हम कुछ लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं जो पहली चाल है वो एक ही चाल है। किसकी चाल है, एक ही चाल है। इस चाल को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि जो हमारा समय दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो इस चाल को भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 52 दिया हुआ है, जो चाल हमारी दी है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये हमारी चाल दी है जो कि कितनी दी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। इसे हमने ए मान लिया है। तो इसको हम अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि 5/18 से आपको क्या कर देना है, गुणा करा देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 आएगा आपका और 5 × 25 और 26 आएगा, नीचे आपका 18 रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको काट के देखिए तो ये 130 आएगा और ये 9 आएगा। तो 9 को अगर हम 130 से डिवाइड करें तो ये 9 एकम 9 आएगा और 4 बचेगा हमारा, 0 बढ़ाएंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, ये 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगेगा और फिर ये 9 चौके 36 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी चाल आएगी, एक ही चाल आएगी, यानी जो पहले वाला हमारा था एक ही चाल हमारी जो आएगी वो 14.4 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी एक ही चाल आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आगे क्वेश्चन बोलता है कि अगला किसी दूसरी कार, तो हम दूसरी कार की यहाँ पे बात करें तो उसे हम बी मान लेते हैं। ठीक है, उसको बोला गया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है चालक और धीरे से ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाती है। तो इसमें भी 10 सेकंड में रुक रही है, यानी इसका समय जो दिया है वो सेकंड में थे, तो इसकी चाल को भी हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो बी की चाल को हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो ये 3 है, इसको हम 5/18 से गुणा करा देंगे। तो ये 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो ये 5/6 आएगा। इसको अगर हम भाग करें तो आपका आएगा ये 0.8 आएगा आपका। ठीक है, इसको हम भाग करके देख लेते हैं क्योंकि कितना आएगा यहाँ पे। तो 6 को हम यहाँ पे 50 से अगर भाग करेंगे तो 6 7 42, 6 8 48 आ जाएगा आपका। यहाँ पे पॉइंट लग चुका है पहले से, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे तो 6 3 18 आएगा, फिर बचेगा। तो ये आपका ऐसे ही आता रहेगा 0.833 करके ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगी ए की चाल और बी की चाल यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए समय चाल ग्राफ खींचिए, दोनों में से कौन सी कार ब्रेक लगाने के पश्चात अधिक दूरी तय करेगी। यानी क्या करना होगा, हमें दोनों हमारी जो दोनों कारें हैं उनकी क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है और देखना है कौन सी दूरी ज़्यादा तय करेगी जब हम ब्रेक लगाएंगे। तो पहले इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में देखिए हमने यहाँ पे इस तरफ हमने समय ले रखा है और इस तरफ देखिए हमने यहाँ पे चाल ले रखा है। तो एक की जो चाल आई है वो आप देखें 14.4 सेकंड आई है और इसे कितनी देर तक चलाना है, 5 सेकंड तक चलाना है। ठीक है, बी की चाल देखते हैं। तो बी की चाल जो हमारी आई है वो 0.8 मीटर पर सेकंड आई है, जिसे हमें क्या करना होगा, 10 सेकंड तक चलाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने एक को यहाँ पे देखिए 14, यानी हमें देखिए चाल जो हमारी है मीटर पर सेकंड में, इसको हमने 14 पे रखा है, यानी हमारी देखिए चाल भी 14.4 थी, तो हमने यहाँ पे 14 पे रखा है, लगभग 14.4 मान के चलें 14 पे।
ठीक है। अब वो यहाँ से चलना चालू करेगी और 5 सेकंड के पश्चात वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो हमें अभी देख लीजिए 0 समय पर वो कितनी थी, 14.4 पे थी। अब 5 सेकंड के पश्चात देखिए, वो 5 सेकंड के पश्चात वो क्या होगी, 5 सेकंड के पश्चात देखिए वो विरामावस्था में यानी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 सेकंड में वो विरामावस्था में आ जाएगी यानी शून्य वाली रेखा पर आ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा ए का। फिर बी की बात करें तो बी 3 किलोमीटर पर घंटा जो कि हमारी 0.8 थी, वो लगभग 1 से कम है। तो बी हमारा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और कितने सेकंड के पश्चात, 10 सेकंड के पश्चात विरामावस्था में आएगी। तो वो 10 सेकंड के पश्चात विरामावस्था में यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आकर यहाँ पे रुक जाएगी। तो ये ए का ग्राफ हो जाएगा और ये आपका बी का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके ऐसे हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी दूरी अधिक होगी, कौन सा अधिक दूरी तय करेगा। तो हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था कि अगर आपको कभी भी दूरी निकालना हो तो आपको क्या करना है, जितना भी कोई वस्तु गति करके जितना भी क्षेत्रफल तय करती है आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो आपकी दूरी आ जाएगी। तो आप देखिए ये जो ए वाली कार थी जो कि यहाँ पे 14.4 पे रुकी हुई है, वो ए से यहाँ पर पहुँचती है यानी इस पॉइंट पे पहुँचती है। ठीक है, तो ए से इस पॉइंट पे पहुँचती है। तो आप देखिए यहाँ पे इसने इतना क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये वाला क्षेत्रफल कवर किया। कितना किया, ये वाला क्षेत्रफल कवर किया है। तो अगर आप इस वाले क्षेत्रफल निकालें तो आपकी ए वाली कार की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ए वाली कार की दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, इसने ए ओ बी तक क्षेत्रफल कवर किया जो कि आपकी त्रिभुज के आकार की आकृति बनी। अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो आपकी ए वाली कार की जो होगी दूरी आ जाएगी, वो कितनी दूरी तय करके जाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम आपको ए की कार की दूरी निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो आपको अगर आप एक की दूरी निकालना है, एक की दूरी निकालना है यानी जो एक कितनी बार रुकी जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये घेर रही है ए से ओ से बी तक। तो क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए ओ बी का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो एक की दूरी आ जाएगी यानी एक कितनी दूरी पर रुकेगी। तो ये जो आकृति है वो त्रिभुज की आकृति की है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब इस ए ओ बी का जो आधार होगा वो ओ बी होगा यानी ओ से बी तक। तो ओ से बी तक इसने कितना कवर किया है, 5 कवर किया है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपकी होगी ओ से ए तक होगी। तो आप देख सकते हैं ओ से ए तक उसने कितना कवर किया था, लगभग 14 लिखा हुआ है यहाँ पे लगभग, लेकिन हम वास्तव में देखेंगे तो वो 14.4 होगा। तो यहाँ पे ओ से ए तक की जो ऊंचाई होगी वो 14 कितनी होगी, 4 होगी। इसको काटेंगे तो ये 2 सत्ते 14 आएगा और ये 2 दूनी 4 आएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 सत्ते 35 और ये 36 हो जाएगा। तो ये जो ए वाली कार होगी वो 36 मीटर की दूरी कवर करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी की बात कर लें, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम बी की दूरी की बात कर लें तो बी की दूरी के लिए भी आपको करना होगा, त्रिभुज कौन सा लेना होगा, यहाँ पे देखिए सी डी ओ का लेना होगा, क्योंकि बी वाली ने क्या किया कि सी से डी इधर से तो गई थी, तो इसका क्या करना होगा, सी डी ओ का क्या करना होगा, क्षेत्रफल हमें लेना होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2, आधार इसका क्या होगा, ओ से डी तक होगा। तो ओ से डी तक यानी यहाँ से 0 से 10 तक जाएंगे तो इसका आधार में हम क्या लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। ऊंचाई की बात करें तो ये ओ से सी, यही तो ऊंचाई है। तो ओ से सी वास्तव में देखा था तो 0 कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ पे हम 0.8 रख लेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये 2 चक्कू कितना आएगा, 4 आएगा और ये पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा तो ये 10 कट जाएगा। तो हमारा जो दूरी आएगी वो 4 मीटर आएगी। तो ए ने 36 मीटर की दूरी तय की, बी ने 4 मीटर की दूरी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए जो होगी 5 सेकंड में 36 मीटर दूरी जाएगी और बी कितनी जाएगी, 4 मीटर दूरी जाएगी। तो ए ने ज़्यादा दूरी तय की, यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रेक लगाने के पश्चात अधिक दूरी तय करती है। कौन सी कार अधिक दूरी तय करती है, तो आप देख सकते हैं कि ए वाली अधिक दूरी करेगी यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के वीडियो में जितना भी क्वेश्चन देखे तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।